हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल बबल। और मैं हिमांक वर्मा आपको रेस्पिरेटरी यूनिट की आपको आज इसमें ये रेस्पिरेटरी यूनिट जो है आपका फिजियोलॉजी का, उसमें हम एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इसका वेटेज है और यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अब रेस्पिरेटरी गैसेस का आप ही जान ही चुके हैं कि रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी हैं। दैट इज O2 एंड CO2 की बात करते हैं। ठीक है, O2 एंड CO2 की बात करते हैं। तो देखो, रेस्पिरेटरी गैसेस में हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन हम एक बार और भी बता दे रहे हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो, C6 हमारा जो ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस, हम ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं। देखो, ऑक्सीजन इसके ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। जब इसका ब्रेकडाउन हमने कराया तो इससे क्या निकलती है, इससे CO2 निकलता है, वाटर निकलता है वेपर, एंड एनर्जी देता ही ऑलमोस्ट। ये तो सही बात है, एनर्जी देता ही सारी। अब देखो क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन तो आपने इनटेक कर ली, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपने निकाल ली है। तो इस चीज़ के लिए आपको रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की। दूसरी हम बात क्या कर रहे हैं, देखो ऑक्सीजन की ज़रूरत यहाँ पड़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम निकाल रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। दिस इज द मेटाबॉलिक रिएक्शन, रेस्पिरेटरी रिएक्शन भी पढ़ते हैं इसको। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जितनी भी होती हैं उनमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है फॉर ब्रेकडाउन ऑफ एनी फूड, सिंपल फूड, और उससे हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम बाहर निकालने के लिए, टॉक्सिक गैस है, बॉडी के लिए हार्मफुल गैस है, तो उसको हम बाहर निकालते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या था, ये प्राइमरी, ये वाला ट्रैकिया था, ये आपने पढ़ ही चुका है सर। ये वाला क्या है, ट्रैकिया, दिस इज द ट्रैकिया। अब जो ट्रैकिया था वो प्राइमरी ब्रोंकियोल में टूट गया था, 1 डिग्री ब्रोंकियोल में टूट गया। ठीक है, ब्रोंकियोल में टूट गया, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ पर लीड करता है, सेगमेंट होने के बाद, ये किसमें, एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर। तो अब एक्सचेंज ऑफ गैस का कहाँ पे होगा, देखो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर हमारी लंग्स में रहता है, मतलब उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, तो एल्वियोलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनती होंगी कुछ। मेम्ब्रेन का मतलब जहाँ पर एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो वहाँ पर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनती है। तो ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एक्चुअली बनती किस किस से, तो दिस इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी यूनिट। रेस्पिरेटरी यूनिट पहले ही पढ़ चुके हैं कि एल्वियोलाई जो होती है उससे मिलकर बनी होती है। तो एल्वियोलाई का सरफेस हो गया ये वाला किसका है, एल्वियोलाई का सरफेस हो गया, और एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल की एपिथेलियम देखो, ये वाली क्या है, ब्लड वेसल की एपिथेलियम। तो इन दोनों को कलेक्टिवली मिलाकर क्या बनती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो हमें याद रखना है कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई होती है, इस चीज से मिलकर बनी हुई होती है। अब देखो, हम इसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका बना के देखते हैं कि ये कैसे बनी हुई होती है। तो इसको हम यहाँ पर बना के देख लेते हैं कैसे बनी हुई होती है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने इसके एपिथेलियम क्या है, द सेल टिश्यू एपिथेलियम एक टिश्यू है, तो एपिथेलियम सिंपलेस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी का। तो यहाँ पर हम एल्वियोलाई का बना रहे हैं और यहाँ पर ब्लड वेसल का बना रहे हैं। ठीक है, ब्लड वेसल का हम काट के देख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर, और एल्वियोलाई काट के देख रहे हैं। तो कैसे दिखेगा, देखो इस तरीके से, लाइक दिस इज द epithelial cell of the this is the epithelial cell। ये वाले क्या है आपके एपिथेलियल सेल है, और इसके नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। हर एक टिश्यू जो होता है, जो टिश्यू होता है उसके सेल के नीचे एक मेम्ब्रेन रहती है, उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड वेसल का हो गया। ठीक है, दिस इज द ब्लड वेसल। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ब्लड वेसल का। अब नीचे हम इसकी बात करते हैं, इसके नीचे किसके अंदर एक्सचेंज होगा, वो हमारा हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, एपिथेलियम सेल्स होंगी एल्वियोलाई की। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं, एपिथेलियम सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई। तो इस तरीके से एपिथेलियम सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई। ठीक है, एपिथेलियम सेल होंगी। दीज एपिथेलियम सेल्स जो होती हैं, वो एपिथेलियम सेल के बीच में एक फ्लूइड रहता है। ठीक है, फ्लूइड यहाँ पर एक फ्लूइड पड़ा रहता है, तो यहाँ पर एक फ्लूइड मेम्ब्रेन रहती है, या फ्लूइड लेयर बोलते हैं इसको, दिस इज द फ्लूइड लेयर। ठीक है, और इसके नीचे क्या रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके नीचे क्या रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई भी टिश्यू होता है, देखो उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन एंकर कर रही होती है उसको। लाइक कोई भी आपने क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखा होगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे द क्यूबॉइडल सेल, तो उसके नीचे एक एपिथेलियम के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती थी जो कि एंकर कर रही थी इसको,
न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करती थी और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रहती थी। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। आपने नीट में भी पढ़ा होगा इस चीज़ को कि बेसमेंट मेम्ब्रेन टिश्यू के अंदर रहती है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर दिखाई देता है कि जो आपका ये क्या चीज़ है, दिस इज द एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। ये क्या है, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। और ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ B.M। ऐसे ही दिस इज द एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलाई। दिस इज द एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलाई। और दिस इज द फ्लूइड लेयर। और ये क्या है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, किसकी है, एल्वेलाई की। तो अब आपको जानना क्या है, इस चीज को देखेंगे, जानना क्या है कि एक्सचेंज जो होता है इन्हीं दो मेम्ब्रेन के बीच में होता है। मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई, यहाँ पर मान लो ऑक्सीजन आ गई लंग से, तो ब्लड वेसल्स के इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन से होते हुए, फ्लूइड लेयर से होते हुए, और यहाँ पर जो है ब्लड वेसल के अंदर जो है एंटर करती है इस तरीके से ऑक्सीजन। और यहाँ पर जो CO2 होके आ रही है पल्मोनरी, जो भी आपकी वेन से या फिर जो भी आपकी जो वेन से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जो CO2 आ रही है, वो यहाँ पर इस तरीके से चली जाती है लंग्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर एल्वेलाई तो लंग्स होगा ना, लंग्स से ऊपर चली जाएगी। तो इस तरीके से CO2 जो है आपकी, CO2 जो आपकी ब्लड के अंदर है वो कहाँ पर चली जाती है, एल्वेलाई के अंदर। और O2 जो है वो किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ पर चली जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है ब्लड के अंदर। तो ब्लड कैरी कर ले जाता है इसको और ये लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस होता है। इसको डिटेल वर्जन हमें पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस चीज का। नाउ हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजिंग कैपेसिटी के बारे में, कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो कैपेसिटी का मतलब क्या होती है, क्षमता। तो डिफ्यूजन किस चीज का हो रहा है, एक्चुअली डिफ्यूजन किस चीज का हो रहा है, दो हमारी गैसेस का हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन। दोनों मेम्ब्रेन में हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन देखा था, उसके अंदर मैंने अभी बताया था कि डिफ्यूजन दो का होता है, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड वेसल से लंग्स में आती है और लंग्स से ऑक्सीजन कहा जाता है ब्लड वेसल के अंदर जाता है। तो उसकी कैपेसिटी होती होगी भाई, कोई भी गैस है उसकी कैपेसिटी की क्षमता होती होगी, कितना पेनिट्रेट करके कितना वो जा सकती है। तो उसी चीज़ को हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि पहले तो डिफ्यूजन कैपेसिटी होती क्या है, कि बोला है इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम, ऑफ गैस। कौन सी गैसेस का, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, दैट डिफ्यूजेस थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अभी तो हमने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पढ़ा था, ठीक है ना। वो किसी भी मतलब क्या है ये, कि इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ दैट डिफ्यूज। ये एक इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी हमारी मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन से 1 मिनट में 1 mmHg प्रेशर से, 1 मिनट में 1 mmHg प्रेशर से कितनी गैस डिफ्यूज हो रही है इन केस ऑफ लंग्स टू ब्लड वेसल और ब्लड वेसल टू लंग्स। ठीक है, फिर दोबारा सुनेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ गैस दैट डिफ्यूज थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन ईच मिनट। प्रत्येक मिनट में एक प्रेशर 1 mmHg प्रेशर ग्रेडियंट से। भाई प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, प्रेशर बाई लेंथ, ये हम पढ़ के आए फिजिक्स में। ठीक है, तो वही है हमारा एक्चुअली। हम जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन RM है जो, उसका हमें एक सरफेस एरिया भी जानना होता है। ठीक है, उसका एक सरफेस एरिया भी होता है और उसकी एक थिकनेस होती है। तो एवरेज थिकनेस जो इसकी होती है, इसकी जो एवरेज थिकनेस होती है, वो होती है 0.5 म्यू, 0.5 म्यू। ठीक है, कितना देखो म्यू का मतलब। और इसकी जो सरफेस एरिया होता है वो होता है लगभग 70 स्क्वायर मीटर। सरफेस एरिया 70 स्क्वायर मीटर। तो ये चीज आपने जानी कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जो एवरेज थिकनेस होती है वो होती है 0.5 म्यू, और सरफेस एरिया जो रहता है वो 70 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इस चीज से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रेशर ग्रेडियंट बनता होगा वो प्रेशर बाई लेंथ होता होगा। ठीक है, तो वही चीज है, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम 1 मिनट में 1 mmHg प्रेशर से कितना वॉल्यूम गैस का रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू 1 मिनट में 1 mmHg प्रेशर से जा रहा है। कि दोबारा से देखेंगे कि कितना वॉल्यूम गैस का, गैस कौन सी, CO2 और O2 का रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू 1 मिनट में 1 mmHg प्रेशर के थ्रू कितना वॉल्यूम जा रहा है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी। अब देखो डिफ्यूजन कैपेसिटी इसी के हिसाब से ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट होती है डिफ्यूजन कैपेसिटी एज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड।
नाउ डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 21 ml पर मिनट पर mmHg। देख लो 1 मिनट में 1 mmHg प्रेशर से कितनी गैस जा रही है, वही है, तो वही डिफ्यूजन कैपेसिटी। ऐसे इस तरीके से हमने देखा डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 20 ml पर मिनट पर mmHg प्रेशर। नाउ डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ CO2, ऑक्सीजन की देखी हमने, CO2 कितनी होती है 400 ml पर मिनट, 400 ml पर मिनट पर mmHg प्रेशर। तो देखो हम इसको 20 × 20 कर सकते हैं, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली हम 20 इसको मान लें तो 20 × 20 400 होता है। देखो तभी तो इसका हम मल्टीपल कितना देख रहे हैं, 20 टाइम मल्टीपल है। तो यहाँ पर इन्होंने इसी का एक वो निकाला है, एक यहाँ पर एक तरीके से इसी का कंक्लूजन निकाला है और बोला है कि अकॉर्डिंग टू अबव, हमने जब ऊपर देखा तो क्या देखा कि डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कैपेसिटी है वो 200 टाइम्स, वो क्या है 200 टाइम्स मोर है एज कम्पेयर टू 20 टाइम्स होना चाहिए यहाँ पर, 20 टाइम्स मोर एज कम्पेयर टू O2। ठीक है, तो वो क्या है 20 टाइम्स मोर होती है, 200 गलत लिख दिया था पर 20 टाइम आएगा क्योंकि अभी तक कैलकुलेट करा है, 20 टाइम्स मोर देन द O2। तो वो क्या है कि जो हमारी डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है, तो देखो इस चीज़ को देखो ना कि हमारी जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है ऑक्सीजन की वो कम है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए हमारे लिए क्या है कि हम अगर क्या करते हैं सांस नहीं छोड़ते हैं तो बॉडी के अंदर जो डिफ्यूजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है। तो इसलिए डिफ्यूजन कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है CO2 की एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ तक इस चीज़ को आपको समझा। इसके बाद हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन कैपेसिटी, मतलब डिफ्यूजन कैपेसिटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन कैपेसिटी समझ गए थे क्या था कि कोई भी गैस 1 मिनट में 1 mmHg प्रेशर से कितनी ज़्यादा डिफ्यूज कर रही है इन द लंग्स और फ्रॉम लंग्स टू ब्लड प्रेशर। लंग्स का मतलब एल्वेलाई, समझ रहे हो ना। अब देखिए इस चीज़ को देख लेते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। प्रेशर ग्रेडियंट की जब बात कर रहे हैं तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ही तेज़ी से गैस डिफ्यूज़ करेगी, या तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू ही डिफ्यूज़ करेगी, या तो लंग्स मतलब एल्वेलाई से लेकर ब्लड वेसल में, या ब्लड से लेकर लंग्स में या एल्वेलाई। दूसरी बात सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी का मतलब समझते हो कि घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हो, घुलनशीलता कि कितनी ज़्यादा घुल जाती है वो। ठीक है, किसी भी फ्लूइड मीडियम में कोई भी गैस कितनी ज़्यादा घुल जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप देखते हैं जो आप अभी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई होती है, सॉल्युबल होती है। तो ऐसे ही जो है उसी चीज़ का जो है गैस का देख रहे हैं हम कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है फ्लूइड मीडियम में कितनी ज़्यादा है। तो भी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो होती है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी ज़्यादा डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होगी उतना, उल्टा बोल रहे हैं एक्चुअल में, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द सॉल्युबिलिटी, तो जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि जितनी जल्दी गैस सॉल्युबल हो जाएगी फ्लूइड मीडियम में उतनी ही ज़्यादा उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होगी। ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का जो हम सरफेस एरिया पढ़ के आए 70 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, या होता है आइडियल जिसे हम बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया के ऊपर भी जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो रहती है, यानी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जितनी होगी ज़्यादा, जब सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होगा, भाई सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसको डिफ्यूज़ करने का ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा। कम सरफेस एरिया में कम गैस डिफ्यूज़ होगी, ज़्यादा सरफेस एरिया में ज़्यादा डिफ्यूज़ करने का गैस उसके चांसेस है। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट, MW से मतलब क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट से मतलब क्या है कि भारी है गैस, कितनी भारी है, कितनी वो है। तो मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है इनवर्स प्रोपोर्शन, कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसी गैस का होगा उतनी ही कम इसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस पर कितना कैसे डिपेंड करता है इनवर्स प्रोपोर्शन, कि जितना ज़्यादा जो है आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा गैस का, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब हैवीनेस, तो जितना ज़्यादा हैवीनेस होगा उतना ही ज़्यादा वो कम डिफ्यूज़ हो पाएंगे। ऐसे ही थिकनेस पे बात करें तो थिकनेस का मतलब जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की मोटाई है कितनी बताई थी हमने, 0.5 माइक्रोन की बताई थी, बहुत ही पतला होता है। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जो मोटाई है वो कम से कम पतली से पतली होगी जितनी, उतना ही ज़्यादा वो डिफ्यूज़ कर पाएगी। अगर थिकनेस बढ़ती है तो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कम होगी। यहाँ पे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो दो फैक्टर हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के देखे हैं और दो फैक्टर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के देखे हैं। यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लूइड हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन।
इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि पूरे वीनस चार्ट में, पूरे आर्टरीज के चार्ट में हम किस तरीके से पूरा देखते हैं, हम कितना प्रेशर कहाँ पर है, कैसे गैस निकल के आती है, कैसे क्या बनता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। यस, सो दिस इज द डायग्राम वेयर हम पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरीके से हार्ट से कौन सी ब्लड प्रेशर निकल के जा रही है, कितने प्रेशर से वो लेके जा रही है ऑक्सीजन को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को। बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, क्योंकि इसी से हमें पता पड़ेगा कि डिफ्यूज़न ऑफ गैस कहाँ से किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे शुरू कहाँ से करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर इंस्पायर्ड एयर आए। ठीक है, इंस्पायर्ड एयर में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। देखिए क्यों होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कंपेयर टू CO2 ज़्यादा है। देखो 104 mmHg प्रेशर है PO2 का, अब PCO2 का कितना है 40 mmHg प्रेशर। तो किसका ज़्यादा है प्रेशर ग्रेडियंट, देख लो किसका ज़्यादा है, O2 का। तो O2 यहाँ पर एंटर करेंगे। मान लो यहाँ पर O2 आ गई, दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो O2 आ गई, O2 यहाँ पर आ गई, ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई। अब ऑक्सीजन आने के बाद क्या होगा कि जब तक ऑक्सीजन यहीं पर रहेगी, अगर इसका पार्शियल प्रेशर कम होगा तो वहीं पर रहेगी। अगर ऑक्सीजन का फिर भी पार्शियल प्रेशर इसमें ज़्यादा रहा तो ये आगे को डिफ्यूज होने, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन कैपेसिटी ज़्यादा। अब देखो यहाँ पर भी इसका एल्वेलाई के अंदर भी जो है डिफ्यूजन, जो इसका प्रेशर रहता है 104 ही बना रहता है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ एंटर कर जाती है, ब्लड के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, ब्लड के अंदर एंटर करती है। अब ब्लड कौन सी है, जो आपकी पल्मोनरी वेन्स है वो आपकी लेके जा रही होती हैं, और कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में जाकर ड्रेन कर देती है। भाई जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ पर होता है, लेफ्ट एट्रियम में जाकर ड्रेन हो जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम में जाके वो भेज देती हैं, और लेफ्ट एट्रियम से सिस्टेमिक आर्टरीज के थ्रू यहाँ पर हमें सिस्टम पे जाता है। पूरे सिस्टम जो है बॉडी का सिस्टम है, वहाँ पर सिस्टेमेटिक आर्टरी हमारी लेके जा रही होती है। तो देखो आप सिस्टेमिक ब्लड जो है वो एल्वेलर कैपिलरी से छोड़ रहा है, वहाँ पे भी देखो 95 mmHg प्रेशर है आपका ऑक्सीजन का, और CO2 का कितना 40। यहाँ पे भी प्रेशर ग्रेडियंट काफ़ी ज़्यादा है, 55 के समथिंग का प्रेशर ग्रेडियंट यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। तो अब भी जो है एल्वेलर कैपिलरीज में ऑक्सीजन ही डिफ्यूज होती रहेगी, और वो भी क्या है, पल्मोनरी वेन्स है। वेन्स एक्चुअली हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है। पढ़ाऊंगा जब कार्डिक साइकिल और कार्डिक पूरा उस तरह बताऊंगा मैं। तो पल्मोनरी वेन्स में देखो आप क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है चला जाता है। ठीक है, कहाँ तक जाता है, टिश्यू तक जाता है, क्योंकि सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन कहाँ पाए आपकी यहाँ पर आ गई, किसके अंदर, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के थ्रू सेलुलर वाल से होती हुई कहाँ पर चली गई, ये सिस्टेमेटिक आर्टरी, सिस्टेमिक जो आर्टरी है उसके अंदर चली गई। सिस्टेमिक आर्टरीज के अंदर भी आप क्या देखते हैं कि जो टिश्यू कैपिलरीज होता है, सिस्टेमिक आर्टरीज के अंदर भी जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई बना रहता है एज कम्पेयर टू CO2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। तो अब जब देखते हैं कि टिश्यू कैपिलरीज के अंदर भी जो है यहाँ पर देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर इतना ही बना रहता है, 55 mmHg का ग्रेडियंट बना रहता है, जिसकी वजह से क्या है कि ऑक्सीजन कहाँ पर डिफ्यूज हो जाती है, इन द केस ऑफ यहाँ पर टिश्यूज़ के अंदर जो है ऑक्सीजन चली जाती है। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पर ये मैंने कोई भी ब्लैक पोर्शन नहीं दिखाया, तो यहाँ पे ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ऑक्सीजन है इसके अंदर। तो यहाँ पर आ गई, अब क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन हो रही होगी कौन सी वाली, आपका जो ग्लूकोज C6H12O6 जो है वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ टूट रहा होगा। ठीक है, टूट रहा होगा, और क्या बना रहा होगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो CO2 के अमाउंट यहाँ पे बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। जब CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा तो CO2 का पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज होना चाहिए। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है सडनली एट द लेवल ऑफ टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पर जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम रह जाता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, डिफ्यूजिंग ऑफ द CO2 इंक्रीजेज इनसाइड द ब्लड। यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से जा रहा होता है सिस्टेमिक वेन्स के थ्रू। तो सिस्टेमिक वेन्स के थ्रू कहाँ पे ड्रेन हो जाता है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ पे कर देते हैं, राइट एट्रियम में करते हैं ना। सुपीरियर वेना कावा हो गया, सुपीरियर वेना केवा हो गया, इंफीरियर वेना केवा हो गया, या कोरोनरी साइनस के थ्रू यहाँ पे हम कर देते हैं ड्रेनेज को। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमने देखा जैसे ये सिस्टेमिक वेन्स के थ्रू यहाँ पर चला गया, तो फिर क्या होता है, ये यहाँ पर आते हुए आउटा के थ्रू फिर से जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो है फिर भी देखते हैं हम कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो जा रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी जो आपका ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड।
यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी क्या होता है, पल्मोनरी, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर जो प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है तो क्या होता है, यहाँ से फिर CO2 इसमें जो है डिफ्यूज़ कर जाती है, ठीक है, यहाँ पर जो है डिफ्यूज़ कर जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर डिफ्यूज़न होता है इस तरीके से। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किस तरीके से डिसोसिएशन कर्व के साथ मिलते हैं, और पूरा इसका डिटेल्ड एक और हम वीडियो बनाएंगे। फिर यहाँ पर बहरहाल दोबारा से एक बार देख लो कि यहाँ पर सारा का सारा खेल जो है जो पार्शियल प्रेशर का है, कि पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट जैसे जैसे हो जाता जाएगा डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन कैपेसिटी जो हमने बताई थी, डिफ्यूजन कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफ्यूजन कैपेसिटी। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सीखना होगा। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर शेयर करते हैं ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।